नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा वर्ण विचार पर चल रही है। हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी का एक महत्वपूर्ण विधा है जिसे संधि कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठना लाजमी है, स्वाभाविक है कि YouTube पर संधि के विषय में लगभग 4 से 5 हज़ार वीडियो होंगे, तो फिर एक नए वीडियो की क्या आवश्यकता है। तो मैं आप सभी लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि संधि के विषय में यदि हमारी कक्षा आप लोग सभी कक्षाओं को नियम से, क्रमबद्ध तरीके से और कॉपी व पेन के साथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ लिखते जाएंगे, तो यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग संधि में पूर्णतः पारंगत हो जाएंगे। भारत में कोई भी ऐसी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, संस्कृत पूछी जाती हो और उसमें संधि न पूछी जाती हो। संधि संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विधा है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग संधि के विषय में चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक हुआ वह संधि हुआ। आज हम लोग संधि के किसी भी नियम के विषय में कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग केवल संधि किसको कहते हैं और उसकी क्या अवधारणा है उसी के विषय में चर्चा करेंगे। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, किंतु इसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी अवधारणा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ? संधि हुआ। संधि का सामान्य अर्थ मेल मिलाप होता है, समझौता होता है या जोड़ होता है। संधि में एक से अधिक पक्ष मिलते हैं और वह अपना काम साझे के रूप में या सामान्य तरीके से संपन्न करते हैं। भाषा के संदर्भ में संधि की प्रक्रिया का एक विशेष महत्व होता है। विश्व की लगभग समस्त भाषाओं में संधि की क्रिया पाई जाती है, परंतु जो संस्कृत की संधि है वह विश्व की भाषाओं में सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में है, सुसंगत रूप में है और मानक रूप में विद्यमान है। संस्कृत संधि का सम्यक व व्यवस्थित विवेचन आज से लगभग 500 ईसा संधि का सम्यक व व्यवस्थित विवेचन लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है, जो सभी दृष्टियों से मानक है और सभी दृष्टियों से परिपूर्ण है। तो आइए हम लोग संधि के विषय में चर्चा करते हैं। संधि शब्द किससे बना हुआ है? तो संधि शब्द संस्कृत के सम उपसर्ग से, उसमें धा धातु है और की प्रत्यय है। यह क्री प्रत्यय संस्कृत में लगता है, जो हिंदी में आकर के ई प्रत्यय हो जाता है। संधि शब्द संस्कृत की धा धातु में सम उपसर्ग तथा की प्रत्यय, जिसे हिंदी में ई प्रत्यय के नाम से जाना जाता है, के योग से बना हुआ है। संधि शब्द स्वयं में ही संधि की क्रिया द्वारा निर्मित है। संधि शब्द जो है वो क्या है? वह स्वयं ही संधि की क्रिया के द्वारा, संधि की विधा के द्वारा निर्मित है। संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि शब्द में व्यंजन संधि है। संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि शब्द में व्यंजन संधि है और यह किससे मिलकर बना हुआ है? यह समधन धी से मिलकर बना हुआ है। हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि संधि शब्द व्यंजन संधि से मिलकर बना है, जिसमें सम और धी
दो पद हैं, तो इसमें व्यंजन संधि का कौन सा नियम लगता है? तो संधि शब्द में व्यंजन संधि का मैं का पंचमाक्षर नियम लगता है, जिस नियम को हम लोग जब व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे तब उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन आज इतना जान लीजिए कि संधि शब्द व्यंजन संधि के विधा द्वारा बना हुआ है, और जो सम धन धी दो पदों से मिलकर बना हुआ है। संधि शब्द में सम और धी दो पद हो गए। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, और धी का अर्थ होता है धारण करना। सम का क्या अर्थ हो गया? सम का अर्थ हो गया सम्यक रूप से, और धी का अर्थ क्या हो गया? धी का अर्थ हुआ धारण करना। धी का क्या अर्थ हो गया? धी का अर्थ हुआ धारण करना। अर्थात संधि क्या हो गई? संधि हो गई कि सम्यक रूप से धारण करने वाली विधा। संधि क्या हो गई? संधि हो गई। संधि क्या हो गई? तो संधि का मतलब हो गया सम्यक रूप से धारण करने वाली, सम्यक रूप से धारण करने वाली विधा। संधि क्या हो गई? संधि हो गई सम्यक रूप से धारण करने वाली विधा। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सम्यक रूप से धारण करने का क्या तात्पर्य है? सम्यक रूप से धारण करने का क्या तात्पर्य है? तो आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि संधि की प्रक्रिया में दो पद, दो शब्द या दो शब्दांश भाग लेते हैं। संधि की प्रक्रिया में कितने शब्द या शब्दांश या पद भाग लेते हैं? तो संधि की प्रक्रिया में दो पद या दो शब्द या शब्दांश भाग लेते हैं, जिसमें से प्रथम पद को, एक प्रथम पद होता है और एक द्वितीय पद होता है। संधि की प्रक्रिया में दो पद भाग लेते हैं, दोनों शब्द हो सकते हैं अथवा एक शब्द या एक शब्दांश हो सकता है। तो संधि की प्रक्रिया में जो दो शब्द भाग लेते हैं या दो पद भाग लेते हैं उन्हें प्रथम पद और द्वितीय पद कहा जाता है। प्रथम पद को पूर्व पद भी कहा जाता है, पूर्ववर्ती पद भी कहा जाता है। द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहा जाता है, उत्तरवर्ती पद भी कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तरवर्ती पद या प्रथम पद और द्वितीय पद के मध्य में जो संधि की क्रिया होती है, संधि की क्रिया के फलस्वरूप वर्ण में एक विकार पैदा होता है। वर्ण में क्या होता है? एक विकार पैदा होता है या एक परिवर्तन पैदा होता है। तो संधि की क्रिया के फलस्वरूप वर्ण में जो विकार या परिवर्तन होता है, उस विकार के होने पर भी पदों के अर्थ में जब कोई परिवर्तन न हो, दोनों पदों के अर्थ सम्यक रूप से क्या हो? संधि युक्त शब्द में विद्यमान हो। यानी प्रथम पद और द्वितीय पद मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये संधि युक्त शब्द बनेगा। क्या बनेगा? संधि युक्त शब्द बनेगा। संधि की क्रिया में दो पद, दो शब्द या शब्द और शब्दांश मिलते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रथम पद और द्वितीय पद का कोई न कोई अर्थ होता है, और यह दोनों पद जब मिलते हैं तो एक संधि युक्त शब्द बनता है। तो सम्यक रूप से धारण करने से क्या तात्पर्य हुआ कि दोनों पदों के अर्थ क्या होते हैं? मेल होने पर भी दोनों पदों का अर्थ समान रूप से नवीन पद में उपस्थित रहे। कह सकते हैं कि मेल होने पर भी दोनों पद के अर्थ को
ज्यों का त्यों धारण रखने या विद्यमान रखने वाली विधा क्या हो गई, वही संधि हो गई। सम्यक रूप से धारण करने का अर्थ हो सकता है आप लोगों को अभी न समझ में आया हो। सम्यक रूप से धारण करने का अर्थ ये होता है कि संधि जिन दो शब्दों का या जिन दो पदों का होता है, वह दोनों पद जब मेल करते हैं और एक नवीन शब्द बना लेते हैं, तो जो नवीन शब्द का अर्थ होता है वह इन दोनों पदों के अर्थ के, इन दोनों शब्दों के अर्थ को समान रूप से धारण करता है। यही सम्यक रूप से धारण करने वाली विधा कही जाती है। हम समास जब लेते हैं तो समास को हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो समास में हम देखते हैं कि कभी पूर्व पद प्रधान हो जाता है, तो कभी उत्तर पद प्रधान हो जाता है, कभी दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, तो कभी कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता है। संधि में सदैव ही दोनों पदों की प्रधानता रहती है। यानी संधि के फलस्वरूप जिन दो पदों का अर्थ, जिन दो शब्दों का अर्थ होता है, संधि के फलस्वरूप भी जब शब्द बनता है तो उन दोनों पदों या उन दोनों शब्दों का संधि युक्त शब्द में अर्थ समान ही रहता है। समास उपसर्ग प्रत्यय में भी इस गुण का अभाव पाया जाता है। संधि समास और प्रत्यय में दोनों पदों का अर्थ समान रूप से विद्यमान नहीं रहता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ क्या होता है, यानी संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ या शब्दकोश में क्या अर्थ दिया गया है, तो संधि शब्द का अर्थ होता है संयोग, संधि शब्द का अर्थ होता है संयोग, संधि शब्द का अर्थ होता है संयोग, मेल, समझौता, संयोग, मेल, समझौता। संधि शब्द का कोशगत या शब्दकोशीय अर्थ होता है संयोग, मेल, समझौता। एक तरह का वर्ण विकार, एक तरह का वर्ण विकार और वर्ण परिवर्तन या वर्ण परिवर्तन होता है। तो हम लोग अभी तक क्या देखें कि संधि शब्द सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, धातु है और उसमें संस्कृत का की प्रत्यय लगता है, जबकि वही प्रत्यय हिंदी में आकर के ई के रूप में लगता है, से मिलकर बना हुआ है। संधि शब्द स्वयं में ही व्यंजन संधि का एक उदाहरण है, जिसका विच्छेद सम धन धी होता है, सम धन धी होता है। और यह किस नियम से बनता है, व्यंजन संधि के किस नियम के द्वारा सम धन धी बनता है, यहाँ मैं है और आके यहाँ न बन जाता है। तो यह मैं के पंचमाक्षर नियम से बनता है। पंचमाक्षर नियम क्या है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि पूर्व, देखिए यहाँ सम है और यहाँ धी है, तो सम को पूर्व पद या प्रथम पद या इसको पूर्व पद, प्रथम पद या पूर्ववर्ती पद कहा जाता है। दूसरे को उत्तर पद, द्वितीय पद या उत्तरवर्ती पद भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि का जो मैं का पंचमाक्षर नियम है वह क्या है, वह नियम है कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं हो, यानी पूर्व पद सम है तो इसका अंतिम वर्ण हल सहित मैं है। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो, स्पर्शी व्यंजन हो, तो यहाँ प्रथम वर्ण ध है, तो क्या है, वह स्पर्शी व्यंजन का एक उदाहरण है।
पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्पर्शी व्यंजन हो तो वह स्पर्शी व्यंजन जिस वर्ग का होगा, यानी यह स्पर्शी व्यंजन जिस वर्ग का होगा मैं उसी वर्ग का पंचमाक्षर में बदल जाएगा। यानी यहाँ ध है तो मैं क्या होगा त थ द ध न, यानी ध का जो पंचमाक्षर है, ध के वर्ग का जो पंचमाक्षर है वह क्या है न है, तो यहाँ पर मैं जो है वह न में बदल जाएगा। हालांकि इन नियमों की चर्चा हम लोग व्यंजन संधि में बहुत ही गहनता से करेंगे, एक एक नियम को भी भले ही कुछ समय लगेगा, लेकिन जो भी हमारा यही मानना रहता है कि जो भी पढ़ा जाए उसको बहुत ही व्यापक तरीके से पढ़ा जाए। आप लोग भी देखते होंगे बहुत लोगों का इंटरव्यू आता है कि फला व्यक्ति ने नौकरी करते हुए फला परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, या किसी ने कोई और काम करते हुए फला परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता होगा कि यदि अगला व्यक्ति इतना काम करता है तो उसके पास कहाँ से समय आ जाता है। तो यदि आप किसी भी विधा का, यदि आप किसी भी टॉपिक का, आप किसी भी विषय का एक बार अगर कॉन्सेप्ट वाइज अध्ययन कर लेते हैं, आप उसकी अवधारणा को समझ लेते हैं, तो आपको दोहराने में बहुत कम समय लगेगा। हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसको कॉन्सेप्ट के आधार पर देखते हैं। एक बार पूरे व्याकरण का, उसके बाद भी हिंदी साहित्य का या काव्य शास्त्र का हम लोग एक बार जब कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ लेंगे तो आने वाले वीडियो में फिर 10-10 मिनट में संधि जो है वह 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में ही निपट जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 20-25 वीडियो में पूरा डिटेल उसको पढ़ लिया जाए ताकि कहीं कोई भी संशय न रहे एक बार समझने पर। क्योंकि देखिए संधि आप पढ़ते जाइए और एक से एक नियम आते हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। जैसे दीर्घ स्वर का सब लोग देखते हैं कि जहां पर बड़ी ई की मात्रा आ जाती है वहां पर दीर्घ स्वर होता है, जहां पर बड़ी ई की मात्रा आ जाती है वहां दीर्घ स्वर आता है। लेकिन यदि एक शब्द भी आ जाए वागीस, वागीस, यहां पर ग में दीर्घ ई की मात्रा है, यहां पर ग में दीर्घ ई की मात्रा है, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद होता है वह होता है वाक धन ईस, वाक धन ईस होता है। यानी यह क्या है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और दीर्घ ई की मात्रा को देख करके लोग इसको दीर्घ स्वर संधि में गिन देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए जब तक हम लोग किसी की अवधारणा यानी संधि की अवधारणा को या डिटेल रूप से 20, 25, 30 वीडियो जितना भी लगता है उसमें नहीं पढ़ लेंगे तो हमारा हमेशा यह प्रश्न गलत होता रहेगा। उसी प्रकार है कि कहीं पर अगर ओ आ जाता है यानी ओ की मात्रा आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। लेकिन अब यही देख लीजिए तपोवन है, तपोवन है तो तपोवन का संधि विच्छेद होता है तपह धन वन। अब यहां कहां गुण स्वर संधि होना है, यानी ओ है तो गुण स्वर संधि होगा, लेकिन यहाँ क्या है तपह धन वन, यानी यहाँ विसर्ग संधि है, यहाँ स्वर संधि है ही नहीं, यहाँ स्वर संधि है ही नहीं। यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ विसर्ग संधि है। तो अब यदि हम इसको डिटेल से नहीं पढ़े रहेंगे, यदि हम लोग इसको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हमारे पास नहीं रहेगा, हम इसकी अवधारणा को नहीं समझेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, तो हम लोग हमेशा ही सवालों को, प्रश्नों को गलत करते रहेंगे। इसलिए मेरा मानना होता है कि जो भी पढ़ा जाए उसको डिटेल में पढ़ा जाए। तो खैर चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो संधि शब्द जो है वह सम और धी से मिलकर बना हुआ है। संधि स्वयं ही व्यंजन संधि का एक उदाहरण है जो मैं के पंचमाक्षर नियम के अनुसार मिलकर बना हुआ है। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से और धी का अर्थ होता है धारण करना। अर्थात क्या हो गई, संधि क्या हो गई, सम्यक रूप से धारण करने वाली विधा हो गई। अब सम्यक रूप से धारण करने वाली विधा से क्या मतलब है कि संधि की प्रक्रिया में दो पद, दो शब्द या दो शब्दांश भाग लेते हैं, तो जो दोनों पद भाग लेते हैं उनका जो अर्थ होता है
उनका जो अर्थ होता है संधि की क्रिया के फलस्वरूप यदि दोनों का अर्थ समान रूप से विद्यमान होता है तो उसे संधि की विधा कहा जाते हैं। समास, उपसर्ग और प्रत्यय में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों पदों का अर्थ नए बनने वाले शब्द में विद्यमान नहीं होता है, इसलिए उसको संधि नहीं कहा जाता है। संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ या शब्दकोश का अर्थ होता है वह संयोग होता है, मेल होता है, समझौता होता है, एक तरह का वर्ण विकार होता है या वर्ण परिवर्तन होता है। तो व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग केवल एक तरह से वर्ण विकार के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। यह विकार कहाँ होता है? तो यह विकार वर्णों के मेल से ही होता है। कहाँ होता है? यह विकार वर्णों के मेल से ही होता है। संधि में क्या होता है? संधि में विकार वर्णों के मेल से ही होता है। जब दो शब्द या शब्दांश पास पास आते हैं तब हम क्या करते हैं कि हम लोग उच्चारण की सुविधा जब दो शब्द या शब्दांश पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा, भाषा की गतिशीलता या शब्दों में कसावट के लिए उन दोनों शब्दों को पृथक पृथक उच्चरित न करके उन्हें मिलाकर उच्चरित करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? मिलाकर उच्चरित करते हैं। तो इस प्रकार का क्या हो जाता है कि जब हम दोनों शब्दों को, दोनों पदों को एक साथ मिलाकर उच्चरित करते हैं तो क्या हो जाता है कि दोनों शब्द पृथक पृथक उच्चरित न करके एक साथ उच्चरित हो जाते हैं। एक साथ उच्चरित होने के कारण क्या होता है कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण के लिए विकार कहाँ होता है? तो विकार पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होता है। यह एक निश्चित स्थान होता है। यह क्या होता है? एक निश्चित स्थान होता है, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। संधि में विकार इन्हीं दोनों के मध्य में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले पद के पहले वर्ण में भी हो जाए या दूसरे पद के अंत में भी हो जाए। अगर ऐसा होगा तो वहां संधि की क्रिया नहीं होगी। तो शब्द के इस नए रूप के निर्माण के लिए विकार कहाँ होता है? तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से ही होता है। वर्णों, शब्दों या अक्षरों के इसी विकार जन यानी मिलने से जो विकार होता है उसी मेल मिलावट को संधि की विधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि की क्रिया कही जाती है या संधि की विधा कहा जाता है। अर्थात जब दो शब्द एक दूसरे के पास आते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण एक दूसरे से इस प्रकार मिलते हैं कि वे मेल करके इस प्रकार मिलते हैं कि उनका मूल स्वरूप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है और वे मेल करके एक नई शब्द की रचना करते हैं। मेल करने की इस क्रिया, इस विधा को क्या कहा जाता है? उसे संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे संधि कहा जाता है। तो उम्मीद है कि संधि समझ में आ गई होगी, यानी कि जब हम दो शब्दों को एक साथ उच्चरित करते हैं तो भाषा की कसावट के लिए दोनों शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे से मेल करते हैं और यदि मेल स्थान पर कोई विकार आ जाता है तो वहां क्या कहलाती है? वह संधि की क्रिया कहलाती है। जैसे संधि का उदाहरण क्या है? जैसे एक शब्द है शिव और हमको उसी के साथ ही आलय का भी उच्चारण करना है, तो हम लोग शिव आलय इस प्रकार से कहें या जल्दी में बोलने के लिए, भाषा में कसावट के लिए बोल दें शिवालय, शिव आलय या शिवालय। तो जब हम लोग शिवालय बोलेंगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहां पर क्या है? यह है वैधन अ, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का है क्या है? वह आ है। तो यहां पर क्या होता है कि अ और आ मिलकर के क्या कर लेते हैं?
कोई ना कोई परिवर्तन कर लेते हैं और यह क्या बन जाता है, एक नया शब्द बन जाता है, नया शब्द बन जाता है, शिवालय बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक शब्द है दिन और ईस, तो न का अ और ईस का दीर्घ ई, ये मिलकर के ए बना लेते हैं और ये क्या हो जाता है, दिनेश हो जाता है। दिन ईस, दिनेश, दिनेश, ऐसे ही दिन ईस, दिन ईस, दिनेश, दिनेश, ऐसे ही दिनेश में उच्चरित हो जाता है। तो यहां पर क्या होती है, संधि की क्रिया होती है। उसी प्रकार है जगत धन गुरु, जगत धन गुरु, यह क्या बन जाता है, जगत गुरु, क्या बन जाता है, जगत। यह कैसे बनता है, इसकी चर्चा हम लोग जब नियमों की व्याख्या करेंगे, नियमों पे चर्चा करेंगे, तो वहां पर हम लोग समझेंगे। इसी प्रकार है सतधन जन बराबर, ये बन जाता है सज्जन, सतधन जन बराबर क्या हो जाता है, सज्जन। इसी प्रकार तपह धन वन बराबर क्या बन जाता है, तपोवन, तपह धन वन बराबर क्या हो जाता है, तपोवन। इसी प्रकार आधनचर्य बराबर क्या हो जाता है, आश्चर्य, आधनचर्य बराबर क्या हो जाता है, आश्चर्य। तो हम लोग देखते हैं कि जो मेल का स्थान है, यानी अ और आ, मेल का स्थान क्या है, अ और आ है, वहां पर क्या होता है, यहां वहां विकार होता है। दिन और इस में मेल का स्थान क्या है, तो अ और ई है, अ और ई मिलकर के ए बना लेते हैं, वहां पर विकार होता है। उसी प्रकार जगत और गुरु में मेल का स्थान त है और ग है, त और ग है, जो मिल करके द को, त के स्थान पर द बन जाता है। उसी प्रकार सत और जन में त और ज मेल का स्थान है, तो त और ज मिल करके ज, त क्या होता है, ज में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर विसर्ग है और वह है, विसर्ग और वह मिल करके यहाँ ओ बना ले रहे हैं। विसर्ग के स्थान पर क्या बन जा रहा है, ओ बन जा रहा है। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जा रहा है, विसर्ग के स्थान पर क्या बन जा रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर श बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, स बन जा रहा है। यानी कि मेल के स्थान पर जब कोई परिवर्तन हो जाता है तो क्या कहा जाता है, उसको संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको संधि कहा जाता है। तो आइए हम लोग संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो हमारे हिंदी में कुछ मूर्धन्य विद्वान हैं, पहले उनकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण, उनके मेल से आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है,
संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु की क्या परिभाषा है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं या वह संधि कहलाता है। फिर है आचार्य किशोरीदास, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा है कि जब दो या अधिक वर्ण, जब दो या अधिक वर्ण, जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं, जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं, जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहा जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहा जाता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी क्या कहते हैं कि जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूप का अंतर हो जाता है, रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहा जाता है। फिर एक पुस्तक है हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, उसमें संधि की क्या परिभाषा लिखी गई है तो उसको भी देख लेते हैं। हिंदी शब्द सागर में व्याकरण में वह विकार, व्याकरण में वह विकार व्याकरण में वह विकार जो दो अक्षरों के, व्याकरण में वह विकार जो दो अक्षरों के पास पास आने के कारण, व्याकरण में वह विकार जो दो अक्षरों के पास पास आने के कारण, दो अक्षरों के पास आने के कारण उनके मेल से होता है संधि कहा जाता है। तो हिंदी शब्द सागर में संधि की क्या परिभाषा दी गई कि व्याकरण में वह विकार जो दो अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से होता है, संधि कही जाती है। यह तो हो गई मान्यता प्राप्त परिभाषा, लेकिन
मान्यता प्राप्त परिभाषाएं जहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं या जहां पर व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर पूछा जा सकता है। जहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है वहां पर एक परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसको भी समझना चाहिए। अब हम लोग समझने के लिए संधि की क्या परिभाषा देखते हैं। तो संधि की व्यापक परिभाषा क्या हो सकती है? संधि, इसको मिटा दें क्योंकि थोड़ा, यह संधि की कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा है। यह केवल उन्हीं परीक्षाओं में पूछी जाती है जहां पर वर्णनात्मक रूप से प्रश्नों को लिखा रहता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को पूछने में इस प्रकार की परिभाषा सामान्यतः नहीं पूछी जाती है। तो संधि की व्यापक परिभाषा क्या है तो उसके विषय में देख लेते हैं। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि दोनों के मध्य की दोनों के मध्य विकार, आदेश, आगम या लोप, कुछ यूं मिले कि दोनों के मध्य विकार, आदेश, आगम या लोप, इन चारों में से या लोप, इन चारों में से कोई भी क्रिया, इन चारों में से कोई भी क्रिया घटित हो, इन चारों में से कोई भी क्रिया घटित हो तो उसे संधि कहा जाएगा। क्या है संधि की परिभाषा? कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि दोनों के मध्य या तो विकार हो या आदेश हो या आगम हो या लोप, इन चारों में से कोई भी एक क्रिया या कोई भी एक प्रक्रिया घटित हो तो उसे संधि कहा जाएगा।
अन्यथा यानी यह चारों क्रिया न घटे तो क्या कहा जाएगा, अन्यथा इसे संयोग कहा जाएगा। यह क्या हो गई, यह संधि की एक पूर्ण परिभाषा हो गई। क्या हो गई कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि दोनों के मध्य या तो विकार हो जाए, या आदेश हो जाए, या आगम हो जाए, या लोप हो जाए, तो इसमें से चारों में से कोई भी एक प्रक्रिया हो, घटित होती हो, तो उसे संधि कहा जाएगा। यदि इन चारों में से कोई भी प्रक्रिया घटित नहीं होती है तो उसे संधि नहीं कहा जाएगा बल्कि संयोग कहा जाएगा। अब विकार, आदेश, आगम या लोप पे क्या है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आइए उसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, तो पहले हम लोग विकार का उदाहरण देख लेते हैं। विकार क्या हो रहा है, तो विकार दिन धन ईस, दिन धन ईस। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, ये दोनों विकार करके क्या बना लेते हैं, ए बना लेते हैं। तो क्या बन जाता है, दिन धन ईस बराबर क्या हो जाता है, दिनेश। तो यहाँ पर यह दोनों वर्ण मिल करके क्या बना कर लेते हैं, विकार कर लेते हैं। तो क्या बन जाता है तो दिन धन ईस बराबर क्या होता है, दिनेश होता है। उसी प्रकार आदेश क्या हो गया, आदेश का मतलब होता है कि एक नए वर्ण का आ जाना। तो एक क्या होता है, तो देखिए अति धन अधिक, अति धन अधिक क्या होता है, तो ए बराबर हो जाएगा अत्यधिक। अब यह कैसे होगा इसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यह यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या हो गया, ए का आदेश हो गया। क्या हो गया, यह का आदेश हो गया, यह का क्या हो गया, आदेश हो गया। उसी प्रकार आगम, आगम का मतलब होता है कि नए वर्ण का आ जाना। तो क्या हो गया, वी धन छेद, वी धन छेद बराबर क्या होता है, ये हो गया विच्छेद। क्या हो गया, विच्छेद। यानी यहां पर भी यहाँ न च है और न यहाँ पर च है, लेकिन वी और छेद मिलकर के क्या बना लिए, तो यहाँ पर च का क्या हो गया, आगम हो गया, यानी यहाँ च आ गया। यहाँ पर भी वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी संधि है। देखिए दिन और ईस, ए और ई मिलकर के ए बना ले रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि यहाँ वर्ण विकार हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संधि है। अति धन अधिक, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का आदेश हो जा रहा है, यानी यहाँ पर भी वर्ण विकार हो रहा है, इसलिए क्या है, यहाँ पर भी संधि है। वी और छेद में क्या है, यहाँ पर च का आगम हो जा रहा है, च आ जा रहा है, यानी यहाँ पर भी वर्ण विकार हो रहा है, इसलिए क्या है, यहाँ पर भी संधि है। उसी प्रकार लोप में देख लेते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि जब दो पद मिलते हैं या दो शब्द मिलते हैं तो कुछ वर्णों का लोप हो जाता है, तो वहां भी संधि होती है। जैसे अतः धन एव, अतः धन एव बराबर क्या हो गया, तो यह हो गया अतएव, यानी यहां पर विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया, अर्थात यहां भी वर्ण विकार हुआ, इसलिए यहां पर क्या हो गई, यहां पर भी संधि की क्रिया है, यहां पर भी संधि की क्रिया है, यहां पर भी संधि की क्रिया है, और यहां पर भी संधि की क्रिया है। यानी कि यदि दो वर्ण मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है कि विकार हो जाए तब संधि होगा, आदेश हो जाए तो भी संधि होगा, आगम हो जाए तो भी संधि होगा, और वर्णों का लोप हो जाए तो भी संधि होगा। हम इन परिभाषाओं को, विकार, आदेश, आगम, लोप को हम लोग अभी आगे अच्छी तरह से और समझ लेंगे। अभी तो हम लोग केवल संधि के विषय में समझ रहे हैं। यानी कि जब दो शब्द मिलेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या करेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो उनमें
चार क्रिया में से कोई एक क्रिया होनी अनिवार्य है। चार क्रिया में से कोई एक क्रिया होनी अनिवार्य है। कौन सी क्रिया? कि या तो विकार हो जाए, या आदेश हो जाए, या आगम हो जाए, या लोप हो जाए। तो क्या होगा? तब वहां पर संधि होगा। और यदि इन चारों क्रियाओं में से कोई भी क्रिया नहीं होती है तो वह संधि नहीं मानी जाती है, बल्कि वह संयोग माना जाता है। जैसे सत धन कर्म, तो क्या हो गया? ये हो गया सत्कर्म। यहां पर केवल क्या परिवर्तन हुआ कि यह सत और कर्म दोनों क्या हुए? एक शिरोरेखा के अंदर आ गए। क्या हुआ? दोनों एक शिरोरेखा के अंदर आ गए। उसी प्रकार है सु धन विचार। क्या हो गया? ये हो गया सुविचार। क्या हुआ? इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सु है और विचार है, सब ऐसे हैं। न तो किसी वर्ण का विकार हुआ, न तो कोई वर्ण का आदेश हुआ, न तो किसी वर्ण का आगम हुआ, और न ही किसी वर्ण का लोप हुआ। क्या हुआ? कि दोनों शब्द या दोनों पद क्या हुए? एक शिरोरेखा में आ गए। उसी प्रकार है वि धन भिन्न। क्या हो गया? यह भी हो गया विभिन्न। यहां पर भी देख लीजिए कि दो शब्द मिलते हैं, तो यहां पर भी न तो किसी वर्ण का विकार हो रहा है, न कोई वर्ण का आदेश हो रहा है, न किसी वर्ण का आगम हो रहा है, और न किसी वर्ण का लोप हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर संधि की क्रिया न होकर के कौन सी क्रिया हो रही है? यहां संयोग की क्रिया हो रही है। अर्थात यदि दो शब्द मिलते हैं तो उनके मेल के स्थान पर यदि चार क्रिया में से एक क्रिया होती है, विकार हो जाए, आदेश हो जाए, आगम हो जाए, या वर्ण का लोप हो जाए, तो क्या होगा? वहां पर संधि की क्रिया मानी जाती है, अथवा वहां संयोग की क्रिया मानी जाती है। उम्मीद है यहां तक की बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर, संधि की ही कॉन्सेप्ट पर कुछ और चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी चूंकि संधि प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती है और संधि के शब्दों का कई बार रिपीट हो जाता है। अब जो उच्च स्तर की परीक्षाएं होती हैं उनमें कॉन्सेप्ट बेस पे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं रहेगा, अधूरा रहेगा, तो क्या होगा कि वह प्रश्न गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आइए हम लोग फिर और देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि संधि की क्रिया है या संधि की प्रक्रिया है, संधि की क्रिया है, क्या है? संधि की क्रिया है जोड़, योग अथवा मेल। यह एक प्रश्न बहुत लोगों को भ्रमित किया रहता है। मैंने कई लोगों की वीडियो भी देखा समझने के लिए कि लोग किस तरह से संधि की व्याख्या कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इस बिंदु को लेकर के बहुत लोग भ्रमित हैं। तो यह क्या है कि संधि की क्रिया क्या है? जोड़ की क्रिया है, योग की क्रिया है, अथवा मेल की क्रिया है। तो बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों के वीडियो में मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि जहां पर दो शब्दों का जोड़ होता है तो उसे संधि कहा जाता है। मेरे नियम से, मेरे समझ से, मेरे हिसाब से संधि की क्रिया जोड़ नहीं होती है। संधि की क्रिया क्या होती है? संधि की क्रिया जोड़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम लोग
दो तत्वों को जोड़ते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उनमें आनुपातिक वृद्धि हो जाती है। जैसे एक है और इसमें हम एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यानी जोड़ की क्रिया क्या होती है, जोड़ में क्या होता है, आनुपातिक वृद्धि हो जाता है। यदि हम 2 में 3 जोड़े, 4 जोड़े, 1 2, फिर उसका क्या होगा, वह वृद्धि हो जाएगा। जैसे 5 फीट का एक लट्ठा है और उसमें हम एक फीट लोहे का सूल लगा दें तो क्या हो जाएगा, वो 5 फीट का नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वह 6 फीट का हो जाएगा। यानी जोड़ने पर क्या होता है कि तत्वों में आनुपातिक वृद्धि हो जाती है। लेकिन संधि की क्रिया में क्या होता है, संधि की क्रिया में या तो वर्णों में विकार होगा, या लोप होगा, या आदेश होगा, या आगम होगा, ठीक है। वृद्धि हो सकती है लेकिन वह वृद्धि आनुपातिक नहीं होती है। वह वृद्धि क्या होती है, वह वृद्धि आनुपातिक वृद्धि नहीं होती है, वह वृद्धि संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है। जैसे हम स्वर संधि के विषय में देखेंगे तो प्रथम पद का अगर अंतिम वर्ण अ रहेगा और अंतिम पद का प्रथम वर्ण अ रहेगा तो यह मिलकर के दोनों 2 अ नहीं बनाते हैं, ठीक है, यह दोनों अ नहीं बनाते हैं, बल्कि इसका क्या बन जाता है, दीर्घ रूप बनता है। यानी यह भी एक है, यह भी एक है, और यह क्या है, यह भी एक ही स्वर है, यह दो स्वर नहीं है। वह क्या है, वह 2 स्वर नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि संधि की क्रिया जोड़ नहीं। यदि संधि की क्रिया जोड़ होती तो अ धन अ बराबर क्या होना चाहिए, 2 अ होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, एक स्वर अ है, दूसरा स्वर अ है, और एक स्वर कितना बना, एक ही स्वर बना आ। उसी प्रकार अ धन ई यह मिलके बनता है ए। यानी ऐसा नहीं है कि एक स्वर यह है, एक स्वर है, तो यह मिलकर के 2 स्वर बना रहे। यानी एक स्वर यहाँ है, एक स्वर यहाँ है, तो बन क्या रहा है, एक ही स्वर बन रहा है। तो कह सकते हैं कि संधि की क्रिया जोड़ नहीं है, संधि की क्रिया जोड़ नहीं है, क्योंकि जोड़ होने पर संख्यात्मक वृद्धि हो जाती, लेकिन संधि की क्रिया में संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है। अतः संधि की क्रिया जोड़ नहीं है, ठीक। फिर दूसरा क्या होता है कि संधि की क्रिया योग, संधि की क्रिया बराबर योग है। तो संधि की क्रिया योग भी नहीं है। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है कि जब कई इकाइयों को इकट्ठा जोड़ा जाता है तो उसे योग कहते हैं। योग होने पर क्या होता है कि इकाइयों में आनुपातिक वृद्धि हो जाती है, इसलिए संधि की क्रिया भी योग नहीं है। तो संधि की क्रिया क्या है, तो संधि की क्रिया क्या है, संधि की क्रिया क्या है, यह मेल है। संधि की क्रिया क्या है, संधि की क्रिया मेल है। अब हमारे कहने से मत मान लीजिए कि मेल है, आप लोग भी दिमाग लगाए कि संधि की क्रिया क्या है। तो संधि की क्रिया मेल है। मेल में क्या होता है कि मेल में 2 इकाइयों को मिलाकर के एक बनाया जाता है। मेल में क्या होता है कि 2 इकाइयों को मिलाकर एक बनाया जाता है। मेल के फलस्वरूप क्या होता है कि इकाइयों में आनुपातिक वृद्धि नहीं होती है। इकाइयों में क्या होता है, आनुपातिक वृद्धि नहीं होता है। मेल क्या होता है, मेल एक सहज प्राकृतिक क्रिया होती है। इसको हम लोग रंगों के उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे लाल रंग है और हरा रंग है, लाल रंग और हरे रंग को हम लोग मिलाते हैं तो उनका मेल होने पर वह किस रंग में बदल जाता है, पीले रंग में बदल जाता है। काला मत कहिए, क्योंकि हम सफेद कागज पर जब लाल और हरे को मिलाते हैं तब वह काला होता है। लेकिन यदि हम लाल रंग को और हरे रंग को किसी उदासीन पृष्ठ पर मिलाते हैं तो वह पीला रंग बन जाता है। तो लाल और हरे रंग को मिलाने पर ऐसा नहीं होता है कि 2 पीला रंग बन जाता है, कि एक लाल रंग है और एक हरा रंग है तो 2 पीला रंग बन जाएगा।
लाल और हरा रंग को हम हल्के से भी मिलाएंगे तो वह क्या रंग बनेगा, पीला रंग बनेगा। रंगों में कोई आनुपातिक वृद्धि, कोई संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है, वरन क्या होता है, वरन रंग का क्या बन जाता है, रंग का रूप बदल जाता है, रंग का स्वरूप बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार संधि की क्रिया में दो वर्ण मिला करके क्या बनाते हैं, इसी प्रकार संधि की क्रिया में क्या होता है कि दो वर्ण मेल करके एक ही वर्ण बनाते हैं, दो वर्ण मेल करके एक ही वर्ण बनाते हैं। कभी कभी एक वर्ण गायब भी हो जाता है, कभी कभी एक वर्ण गायब भी हो जाता है, कभी कभी एक नया वर्ण आ जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको मिलाएंगे तो हमेशा ही वही क्रिया होगी, यानी चार क्रिया में से कोई भी एक क्रिया हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि संधि की क्रिया न तो जोड़ है न तो योग है, बल्कि संधि की क्रिया क्या है, मेल है। और वह मेल कैसा है, वह मेल एक सहज प्राकृतिक क्रिया होता है। वह क्या होता है, एक सहज प्राकृतिक क्रिया होता है। यानी हम जब दो शब्दों को इकट्ठा बोलते हैं तो वह हमारे मुख से वह एक सहज प्राकृतिक क्रिया द्वारा निकलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अ और अ को दो अ करके बोल लेंगे। ठीक है, तो संधि की क्रिया क्या हो गई, संधि की क्रिया मेल हो गई। मेल में क्या होता है, मेल में एक और एक मिलकर के एक ही हो जाते हैं। यदि जोड़ होता तो एक और एक मिलकर के दो हो जाते, योग होता तो एक और एक धन एक बराबर तीन हो जाते। लेकिन क्या होता है, मेल होने पर एक धन एक बराबर एक होता है। कभी एक धन एक होने पर कुछ बढ़ जाता है, तो कभी एक धन एक होने पर लोप के समय में कुछ कम भी हो जाता है। यानी मेल होता है तो जहां जिसकी जरूरत होती है, विकार की जरूरत हो तो विकार होता है, आगम की आवश्यकता होती है तो आगम होता है, लोप की आवश्यकता होती है तो लोप होता है, और यदि आदेश की आवश्यकता होती है तो आदेश होता है। यानी मेल होने पर सहज प्राकृतिक क्रिया द्वारा जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही वर्णों में परिवर्तन होता है। तो संभवतः अब यह संशय दूर हो गया होगा कि संधि की क्रिया क्या है, जोड़ है, योग है अथवा मेल है। तो संधि की क्रिया मेल है। मेल होने पर वह सहज प्राकृतिक क्रिया द्वारा जहां जैसी आवश्यकता होती है चारों प्रक्रियाओं में से कोई एक प्रक्रिया अपना लेता है। तो अब हम लोग समझ गए कि संधि मेल है। अब संधि क्या है, तो संधि है वर्णों का मेल। आइए इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। संधि क्या है, तो संधि है वर्णों का मेल। यहां पर भी कुछ लोगों को संशय रहता है। संधि क्या है, संधि है वर्णों का मेल। संधि क्या है, तो संधि है वर्णों का मेल। वर्णों का मेल होने पर मिलन स्तर या मेल स्तर पर होने वाला विकार या परिवर्तन संधि की क्रिया कहलाती है। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो क्या दो स्वतंत्र वर्ण मेल करके संधि बना लेंगे, जैसे क्या है, संधि है वर्णों का मेल है, तो क्या दो स्वतंत्र वर्ण जैसे कै धन है बराबर क्या हुआ कै, क्या इन दोनों को संधि कहा जा सकता है? और देख लेते हैं। आ धन ओ क्या हो गया, आओ। तो क्या यहां पर संधि है? तो हमारा उत्तर है कि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां वर्णों के मिलन स्थल पर कोई भी विकार नहीं हो रहा। यहां वर्णों का जो मिलन स्तर है वहां पर कोई भी विकार नहीं हो रहा, बल्कि यहां पर कौन सी क्रिया हो रही, बल्कि यहां पर संयोग की क्रिया। कोई विकार नहीं हो रहा था, यहां पर संधि नहीं है। संधि की क्रिया के लिए क्या अनिवार्य है? संधि की क्रिया के लिए अनिवार्य है कि वर्णों के मेल स्थल पर विकार उत्पन्न हो। मेल स्थान पर मिलने वाले वर्ण किसी शब्दांश या अक्षर के होते हैं। जब दो शब्द शब्दांश या अक्षर का मेल होता है तो मेल स्थल पर विकार होने पर संधि की क्रिया होती है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है
कि न तो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं और न ही अक्षरों के मेल को, यानी शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो इसका उत्तर हुआ नहीं। तब अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। तो ये भी हुआ नहीं, यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी हुआ नहीं। यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तो नहीं। क्यों, अभी आगे बता रहे हैं। शब्दों के मेल को संधि कहते हैं तो अभी है नहीं। अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं तो अभी है नहीं। दो वर्णों का जब मेल होगा तो उसे संयोग कहते हैं। दो शब्दों का मेल होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी संयोग कहते हैं। जैसे सत धन कर्म, क्या हो गया, सत्कर्म, यह क्या हो गया, यह संयोग है। दो अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, वह भी नहीं है। जैसे एक अक्षर है वि, एक अक्षर है भिन्न, क्या हो गया, विभिन्न। तो हमारा प्रश्न वहीं का वहीं रह गया कि क्या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, नहीं। क्या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, नहीं। क्या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं, नहीं। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि जब तक दो वर्ण, दो शब्द या दो अक्षर का मेल होगा और मेल स्थान पर क्या होगा, विकार नहीं होगा, तब तक उसे संधि नहीं कहा जाएगा। तब तक उसे संधि नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तब तक उसे संधि नहीं किया कहा जाता है। यानी कि शब्दों का मेल होगा, लेकिन यदि उसमें विकार, आगम, आदेश या लोप नहीं होगा तो उसे शब्दों के मेल को भी संधि नहीं कहेंगे। अक्षरों के मेल को भी संधि तब तक नहीं कहेंगे जब उनमें विकार, आदेश, आगम या लोप की क्रिया नहीं होगी, तो उसको क्या कहेंगे, तब तक उसको भी संधि नहीं कहेंगे। अब एक प्रश्न बहुधा परेशान करता है कि संधि का विलोम क्या होता है। संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। कुछ लोग कहते हैं कि संधि का विलोम संधि विच्छेद होता है, तो संधि का विलोम शब्द विच्छेद नहीं होता है। संधि की क्रिया के विपरीत क्रिया संधि विच्छेद होती है। संधि की क्रिया के विपरीत क्रिया जो होती है वह संधि विच्छेद होता है। संधि शब्द का जो अर्थ होता है उसका विपरीत अर्थ वाला शब्द विग्रह ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि संधि प्रक्रिया में क्या होता है कि दो शब्द रहते हैं और उनका संक्षेपीकरण हो जाता है। यानी शिव और आलय है तो थोड़ा सा संक्षेप हो जाता है, शिवालय होता है। जबकि संधि विच्छेद में क्या होता है कि संधि युक्त शब्दों को उनके मूल रूप में लिखना होता है। संधि विच्छेद में क्या होता है कि संधि युक्त शब्दों को उनके मूल रूप में लिखना होता है। जबकि विग्रह में क्या होता है, विग्रह में होता है कि शब्द का फैलाव हो जाता है। संधि में क्या होता है कि संधि का संक्षेपीकरण होता है। संधि में क्या होता है, शब्द का संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। संधि का संक्षिप्तीकरण
संधि में क्या होता है, शब्द का संक्षिप्तीकरण, जबकि विग्रह में होता है शब्द का विस्तृतीकरण। शब्द का विस्तृतीकरण होता है, शब्द का क्या होता है, विस्तृतीकरण होता है। अर्थात संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है, न कि संधि का विलोम शब्द संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद संधि के विपरीत की क्रिया होती है, यानी संधियुक्त शब्दों को उनके मूल रूप में या मूल शब्द के रूप में अलग अलग करना ही संधि विच्छेद की क्रिया होती है। जबकि विग्रह का अर्थ होता है कि संधि का शब्द का विस्तृतीकरण, और संधि का अर्थ होता है शब्द का संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण करना। तो संधि के विपरीत की क्रिया है संधि विच्छेद, लेकिन अर्थ की दृष्टि से संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह होता है। अब आइए हम लोग कुछ संधि की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। संधि की विशेषता। संधि की विशेषता पहली कौन सी है? संधि की विशेषता पहली है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, किंतु जब तक दोनों वर्ण मिलकर कोई विकार या परिवर्तन न करके तीसरा रूप धारण नहीं कर लेते हैं, तब तक संधि की क्रिया नहीं मानी जाती है। यह संधि की पहली विशेषता। पहला है कि मेल स्थान पर विकार, आगम, आदेश अथवा लोप की क्रिया हो। मेल स्थान पर विकार, आगम, आदेश अथवा लोप की क्रिया हो। पहली संधि की विशेषता क्या है कि संधि में दो वर्णों का मेल तो होता है, किंतु जब तक दोनों वर्ण मिलकर कोई विकार, आगम, आदेश अथवा लोप की क्रिया नहीं करेंगे, तब तक वहां संधि की क्रिया नहीं मानी जाएगी, बल्कि क्या मानी जाएगी, संयोग की क्रिया मानी जाएगी। इतनी बात समझ में हो गया। दूसरा है विकार मेल स्थान पर ही होना चाहिए। विकार मेल स्थान पर ही होना अनिवार्य है। आगे अथवा पीछे नहीं, आगे अथवा पीछे नहीं। यानी कि जब दो शब्द या शब्दांश मिलते हों तो जो विकार होता है वह क्या होना चाहिए, वह मेल स्थान पर ही होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए, वह मेल स्थान पर ही होना चाहिए, आगे अथवा पीछे नहीं होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा संधि की क्रिया नहीं मानी जाएगी, संधि की क्रिया नहीं मानी जाएगी। जैसे महाधन ईश बराबर महेश। यहां यह संधि है, क्यों है, क्योंकि है हा का आ और ईश का ई, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के विकार करके ए बनाते हैं। तो यहां पर क्या हो गई, यहां पर संधि की क्रिया हो गई। यहां पर क्या हो गई,
संधि की क्रिया हो गई। लेकिन और हम लोग देख लेते हैं, जैसे है गंगा धन ए, गंगा धन ए बराबर क्या हो जाता है, ये होता है गांगे। क्या होता है, गांगे। तो यहां पर आ और ए, यहां ए तो लिखा जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, यहां गंग है, यहां गांग हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहां पहले शब्द के प्रथम वर्ण में भी परिवर्तन हो रहा है। यहां पर अ है और यहां पर आ हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, संधि की क्रिया नहीं होगी, संधि की क्रिया नहीं होगी, बल्कि कौन सी क्रिया है, यह प्रत्यय है। इसको चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसी प्रकार है स्वस्थ धन यह प्रत्यय मिलकर के क्या बन जाता है, स्वास्थ्य। क्या बन जाता है, स्वास्थ्य। यहां पर व के साथ अ है और यहां पर व के साथ आ है, जबकि मेल स्थान थ का अ और यह है, थ का अ और यह है। तो यहां पर परिवर्तन क्या हो रहा है, मेल स्थान पर क्या परिवर्तन हो रहा है वह तो बाद में अध्ययन का विषय है। लेकिन यहां पर उसके पूर्व भी व में यहां पर है वह है, यहां पर आ वा हो जा रहा है। तो मेल स्थान के अलावा भी कहीं परिवर्तन हो जा रहा है। तो क्या है, यहां पर भी संधि की क्रिया नहीं है, यहां पर भी क्या है, संधि की क्रिया नहीं है। उसी प्रकार कवि धन बराबर क्या हो गया, काव्य। यहां इस बात पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि एक कैसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब उस उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तो भगवान चाहेंगे बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर हमको केवल यही दिखाना है कि विकार जो होता है वो मेल स्थान पर होना अनिवार्य है, तभी संधि मानी जाएगी। यह संधि नहीं है सब, यह संधि है, क्योंकि यहाँ पर मैं है, यहाँ पर भी मैं है, यहाँ स है, यहाँ पर भी स है। यहाँ मेल स्थान पे ही विकार हो, यानी विकार जो हो रहा है वहां केवल इतने ही स्थान पे हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ग है, यहाँ पर वहां पर गा हो गया, यहाँ स्व है, वहां स्वा हो गया, यहाँ कवि है तो वहां क है, यहाँ का हो गया, काव्य हो गया। उसी प्रकार है अक्षर धन इक, क्या हो जा रहा, आक्षरिक। आक्षरिक, देखिए यहाँ अ है, यहाँ आ हो गया, यानी र का अ और ई मिल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है वो तो बाद की बात है। यहाँ पहले ही आ बन जा रहा है, इसलिए क्या हुआ, यह भी यह भी क्या है, यह भी संधि की क्रिया नहीं है। हमारा कहने का जो मतलब है, संभवतः आप लोग समझ गए होंगे कि विकार जो होता है वह मेल स्थान पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे या पीछे हो जाए तो उसको संधि कह देंगे। हाँ, एक दो शब्द ऐसे हैं अपवाद के रूप में, जैसे एक शब्द है राम और अयन। राम और अयन यह प्रत्यय में भी आता है और संधि में भी आता है। तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है रामायण। क्या बन जाता है, यह बन जाता है रामायण। तो यहां पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यहां पर न है तो यहां पर र हो गया। तो क्या हुआ, क्या इसको संधि मानेंगे कि नहीं, तो इसको संधि माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो न का ड़ बनता है, जो न का ड़ बनता है वह क्या बनता है, वह परिवर्तन संधि उपसर्ग या प्रत्यय के नियम से नहीं बनता है, बल्कि यह क्या होता है, यह वर्तनी का नियम है। और यह वर्तनी के नियम से न का ड़ बनता है। यह क्या बनता है, यह वर्तनी के नियम से न का ड़ बनता है। इसीलिए राम धन अयन बराबर रामायण होता है और इसमें संधि मानी जाती है। राम धन अयन बराबर रामायण होता है जिसमें दीर्घ स्वर संधि मानी जाती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि मानी जाती है। यह जो अपवाद है यह संधि नियमों से अपवाद नहीं है, बल्कि क्या है, यह हालांकि इसमें
प्रत्यय भी है, तो यह नए कार्ड है, बनना क्या होता है, यह वर्तनी के नियम से होता है, इसलिए इसको अपवाद माना जाता है। फिर तीसरा है संधि की जो तीसरी विशेषता होती है, संधि की जो तीसरी विशेषता होती है वह होता है कि संधि की क्रिया में स्वर संधि को प्रधानता, संधि की क्रिया में स्वर संधि की प्रधानता, संधि की क्रिया में स्वर संधि की प्रधानता होती है। यह संधि की तीसरी विशेषता हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि संधि की क्रिया करते समय कुछ शब्द ऐसे प्राप्त होते हैं जो व्याकरणीय दृष्टि से स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि दोनों या तीनों से सही हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, परंतु व्याकरण में क्या होता है कि स्वर की श्रेष्ठता मानी जाती है, इसलिए यदि किसी भी दो शब्दों में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है, तो अगर उसमें स्वर संधि होता है तो हमको प्राथमिकता के आधार पर स्वर संधि को ही सही मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, स्वर संधि को ही सही मानना चाहिए। जैसे महान धन ऋषि, ये क्या बनता है, महर्षि। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है और यह एकदम नियम से सही है। यहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, और यह नियमतः सही है, शब्द भी सही है। फिर क्या है यहां पर, महाधन ऋषि, क्या हो गया, महर्षि। यह क्या हुआ, यह स्वर संधि से है और यह स्वर संधि से भी सही है। लेकिन यदि कहीं पर महर्षि शब्द का संधि विच्छेद दिया हो, महाधन ऋषि दिया हो और महान धन ऋषि दिया हो, तो हम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर महाधन ऋषि को सही मानना चाहिए। क्योंकि व्याकरण में स्वर की श्रेष्ठता सिद्ध है, स्वर की श्रेष्ठता मानी जाती है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि स्वर संधि को प्राथमिकता के आधार पर पहले सही मानना चाहिए। इसी प्रकार है यौवन धन अवस्था, यौवन धन अवस्था बराबर हुआ युवावस्था। यहां पर आप लोग मत ध्यान दीजिए कि ये न कहां चला गया, ये न कहां चला गया। हम लोग जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग केवल जो हम विशेषता बता रहे हैं उस पे देखिए, युवा धन अवस्था क्या हो गया, युवा अवस्था। तो यह भी स्वर संधि है, तो इसमें भी स्वर संधि को क्या देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। क्या देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। उसी प्रकार है राजन धन ऋषि बराबर क्या हो गया, राजर्षि। उसी प्रकार राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि, राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि। यानी यहां पर भी स्वर संधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो हमारे कहने का यही तात्पर्य है कि संधि की क्रिया करते समय कुछ शब्द ऐसे प्राप्त होते हैं जो स्वर संधि, व्यंजन शब्द दोनों, स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों के द्वारा सही होते हैं, लेकिन व्याकरण में स्वर की प्रधानता होती है। इसीलिए प्रथम वरीयता के आधार पर स्वर संधि को ही
स्वर संधि को क्या देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। आइए हम लोग अब संधि की चौथी विशेषता देख लेते हैं। संधि की चौथी विशेषता देख लेते हैं। तो संधि की चौथी विशेषता होती है कि कभी कभी ऐसा शब्द होता है कि कुछ शब्दों के जो विच्छेद होते हैं, कुछ शब्दों के विच्छेद जो होते हैं वह व्याकरणीय दृष्टि से क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार से सही हो सकते हैं। कुछ शब्दों के जो संधि विच्छेद होते हैं वह क्या होते हैं, वह व्याकरणिक दृष्टि से एक से अधिक प्रकार से सही हो सकते हैं, परंतु शब्दों का विच्छेद करते समय शब्द की मूल भावना के अनुसार ही विच्छेद करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विच्छेद शब्द की मूल भावना के विच्छेद शब्द की मूल भावना के अनुसार विच्छेद शब्द की मूल भावना के अनुसार करना चाहिए। अब ये कौन सी बात हो गई, तो यह बात हो गई कि जैसे एक शब्द है, स्वागत, एक शब्द है स्वागत। स्वागत का सामान्य अर्थ हम लोग समझते हैं कि यदि किसी का आगमन होता है तो उसका हम लोग हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उसका अपने घर पे स्वागत करते हैं। अब इसका देखिए विच्छेद दो प्रकार से, यदि हम इसका विच्छेद दो प्रकार से होता है, सुधन आगत, यानी आपका जो आगमन है वह क्या है, वह अच्छा है, सुंदर है, तो आपका आगमन सुआगत होगा, स्वागत हो गया। लेकिन इसका एक व्याकरणिक विच्छेद हो सकता है, स्वधन आगत, यानी आपका जो आगमन हुआ वह क्या हुआ, वह स्वतः हो गया, तो उसको हम लोग स्वागत नहीं कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वागत नहीं कहते हैं। यदि किसी का आगमन स्वतः हो गया तो हम लोग उसको स्वागत की श्रेणी में नहीं रखते हैं, हालांकि मार के भगाते भी नहीं है, लेकिन यह स्वागत शब्द के मूल भावना के अनुरूप स्वधन आगत नहीं है। इसीलिए स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, वह सुधन आगत होगा। क्या होगा, सुधन आगत होगा। अब कैसे होगा इसका नियम हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार एक शब्द आता है कुश आसन, कुश आसन, तो इसका सही शब्द विच्छेद क्या हुआ कि कुश का आसन, कुश धन आसन, यानी कुश का आसन। अब इसका यह तो सही संधि विच्छेद हुआ कि कुश के आसन को कुश आसन कहा जाता है। कुश आसन नहीं पढ़ेंगे इसको, कुश आसन यानी कुश का आसन। अब इसको व्याकरणिक दृष्टि से पढ़ा जा सकता है, कुशा धन आसन, यह भी व्याकरणिक दृष्टि से सही है, लेकिन आसन शब्द कुश आसन के सही व्याख्या नहीं करेगा, इसलिए इसको गलत मानेंगे। और यह तो कुशासन, कुश आसन की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए कुश आसन की सही संधि विच्छेद क्या होता है, वह कुश धन आसन ही होता है। तो हम लोगों को शब्द का संधि विच्छेद करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द की जो मूल भावना होती है, वह प्रभावित न हो, जैसे स्वागत है तो व्याकरणिक दृष्टि से स्व धन आगत वह भी सही है, सुधन आगत यह भी सही है, लेकिन स्वागत की जो मूल भावना होती है, जो हृदय से किसी के प्रति सम्मान होता है, वह स्वतः आने से वह भावना नहीं जगती है। इसलिए हम लोग किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते समय शब्द की मूल भावना के अनुसार ही संधि विच्छेद करेंगे, न कि व्याकरणिक दृष्टि से
कोई भी शब्द कोई भी शब्द इसे अनएप्शन ऑफ कर दे। जैसे एक शब्द और देख लीजिए, अच्छे समझ आएगा। जैसे शिवालय है, शिवालय का शब्द सही संधि विच्छेद हुआ शिव धन आलय, यह सही संधि विच्छेद हुआ। अब अगर व्याकरणिक दृष्टि से हम लोग शिव धन अलय करें तब भी नियम के अनुसार शिवालय हो जाएगा। शिवा धन अलय करें तभी व्याकरणिक दृष्टि से शिवालय हो जाएगा। शिवा धन आलय करें तब भी व्याकरणिक दृष्टि से शिवालय होगा। लेकिन शिवालय जो है शिव धनालय, यह दोनों यह विच्छेद शिवालय की मूल भावना के अनुरूप है। शिव धन अलय यह भी व्याकरणिक दृष्टि से सही है, शिवाधन अलय यह भी सही है, शिवाधन आलय यह भी सही है, लेकिन यह तीनों इनका सही संधि विच्छेद नहीं होगा क्योंकि यह शिवालय शब्द की मूल भावना के अनुसार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विच्छेद जो है वह शब्द की मूल भावना के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप कोई भी हम लोग संधि विच्छेद व्याकरण के नियमों को केवल ध्यान में रखकर कर दे, भले ही शब्द की मूल भावना मृत हो जाए तो क्या होगा, वह भाषा के साथ अपमान होगा। वह क्या होगा, वह हमारे जो महर्षियों ने, हमारे जो पूर्वजों ने हमको व्याकरण की अथॉरिटी दिया हुआ है, यदि हम नियमों को केवल देखेंगे, शब्द की मूल भावना नहीं देखेंगे, तो हमको उनके द्वारा मिला हुआ उस ज्ञान का भी अपमान है। अतः इस हमको क्या करना चाहिए, हमको कोई भी व्याकरण का नियम है वह शब्द की मूल भावना का दुरुपयोग न हो, वह शब्द की मूल भावना के अनुरूप हो, तभी हमको उसी हिसाब शब्द की मूल भावना के अनुसार ही व्याकरण के नियम का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है शब्द की विशेषता। संधि की क्रिया, संधि की क्रिया देशज व विदेशी शब्द में संधि की क्रिया देशज व विदेशी शब्द में नहीं पाई जाती है, नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी संधि की क्रिया मुख्यतः तत्सम शब्द में होता है और कुछ हिंदी के शब्दों में पाया जाता है। देशज व विदेशी शब्दों में संधि की क्रिया नहीं पाई जाती है। जैसे एक शब्द है कांग्रेस धन अध्यक्ष, कांग्रेस धन अध्यक्ष, यदि हम इसको चाहें तो यहां पर स का अ और ए मिलकर आ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कांग्रेसाध्यक्ष। तो ये कौन सा कांग्रेस क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, तो क्या होगा कि यहां पर संधि की क्रिया नहीं होगी, यानी कांग्रेसाध्यक्ष गलत है। यह क्या होता है, यह अलग ही लिखा जाता है कांग्रेस अध्यक्ष। उसी प्रकार एक शब्द है टिकट धन आलय, तो इसको हम लोग टिकटालय नहीं लिखेंगे, यह गलत होगा। क्यों है, क्योंकि टिकट विदेशी शब्द है और आलय संस्कृत का शब्द है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे टिकट आलय, इसको हम लोग टिकटालय नहीं करेंगे। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गलत।
तो हम लोगों ने संधि की कुछ विशेषता देख ली, फिर से देख लेते हैं कि मेल स्थान पर विकार, आगम, आदेश अथवा लोप की क्रिया होती है तब संधि मानी जाएगी। विकार मेल स्थान पर ही होना अनिवार्य है, आगे अथवा पीछे नहीं। आगे पीछे होगा तो उपसर्ग प्रत्यय में चला जाएगा या समास में चला जाएगा। संधि की क्रिया में क्या होता है कि यदि स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि दो तीन हो, माने दो हो या तीन हो, तो हमको पहले स्वर संधि को क्या देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या करना चाहिए कि प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर है कि विच्छेद क्या होता है, शब्द की मूल भावना के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हम विच्छेद कर दें वह क्या हो कि वह शब्द की मूल व्याकरणिक दृष्टि से तो सही हो, व्याकरण के नियमों के अनुसार तो संधि विच्छेद सही हो, लेकिन शब्द की मूल भावना आहत होती है तो हमको ऐसा भी संधि विच्छेद नहीं करना चाहिए। फिर है कि संधि की क्रिया देशज व विदेशी शब्दों में नहीं होता। ऐसा नहीं कि कांग्रेस अंग्रेजी का शब्द है, अध्यक्ष तत्सम शब्द है, तो हम लोग उसको जोड़ के कांग्रेस अध्यक्ष कर दें। कांग्रेस अध्यक्ष अलग अलग रहेगा। टिकट अंग्रेजी का शब्द है, आलय जो है वो संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, तो टिकटालय नहीं कर देंगे, टिकट आलय करेंगे। तो उम्मीद है कि इतनी संधि की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। बाकी अगले वीडियो में अभी संधि के विषय में और कुछ भी इसके अवधारणा के विषय में पढ़ना है, तो आप लोगों से ही आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर यदि हमारी कक्षा को आप लोग देखते हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए और उसको लिख लीजिए। हमारी वीडियो शुरुआती दौर में भले ही बड़ी लगती हो, लेकिन एक बार आप जब समझ जाएंगे तो मैं पूरे संधि को 10 मिनट में ही आप लोगों के साथ समाप्त कर दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।